बंगाल के एक भ्रष्ट मंत्री के घर जब छापा पड़ा तो वहां से करोड़ों रुपए का कालाधन बरामद हुआ। कार्रवाई थोड़ी और आगे बढ़ी और उसकी बेटी की उम्र की गर्लफ्रेंड के घर छापा मारा गया। वहां से 21 करोड़ रुपए का कैश और कई करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को कई शेल कंपनियों की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी मिले। भारत में ये घटना कोई नई नहीं है, क्योंकि हर 2-4 महीने में किसी नेता, मंत्री या विधायक के घर छापा पड़ता है और करोड़ों रुपए का कालाधन बरामद होता है। पर सवाल यही उठता है कि वाई पॉलिटिशियंस आर सो करप्ट। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाल के समय में अभी थोड़ी बारिश के कारण ही कुछ पुल ढह गए। इसमें से 2-3 पुल ऐसे थे जो 1-1.5 साल पहले बनाए गए थे। ये देखकर दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा कैसा खराब काम हुआ था जहाँ पे ये पुल 10-20 साल भी नहीं टिक पाए। खैर, इस बात को थोड़ा साइड में रखिए और चलिए आपके बचपन में, जब घर में आपको 50 रुपये दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि बाज़ार से कुछ सामान ले आइए। बाज़ार से अगर आपका सामान 45 का आता था तो वो 5 रुपये की आपकी चॉकलेट आती थी या वो 5 रुपये आपके जेब में जाते थे। अब थोड़े और बड़े हो जाइए, अब आप आ गए स्कूल और कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में कोई जब इवेंट ऑर्गेनाइज होता था तो वहाँ पर 500 का सामान का बिल 700 हो जाया करता था। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई बार ख़राब दुकान से कम दाम में समोसे ला लिए करते थे। अब ये जो पैसा बचता है वो कहाँ जाता था? वो 4-6 लोगों की जेब में जो इस सारी चीज़ को मैनेज करते थे। क्या ये गलत नहीं है? असल में इंसान के पास जब भी ये पावर होता है जहाँ वो किसी इवेंट या एक्टिविटी के पैसे को कंट्रोल कर सके, तो उसके दिमाग में ये बात डेफिनेटली रहती है कि वो अपनी जेब कहीं ना कहीं किसी तरीके से भर ले। एंड हियर इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ करप्शन। इट इज़ इन द माइंड सेट, जहाँ लगता है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम करप्शन कर लें। करप्शन की खबर देखकर आपको बहुत गुस्सा आता होगा और आप सोचते होंगे कि ये लोग देश के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो चलिए, एक ऐसी परिस्थिति में जहां आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है। अब आप टीसी के पास जाते हैं और टीसी आपको ऑफ़र करता है कि वो आपको सीट दे सकता है, पर उसके लिए आपको उसे कुछ पैसे देने होंगे और इसका वो कोई आपको रिसिप्ट वगैरह नहीं देगा, कोई टिकट नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? संभवतः यही होगा कि आप उसे पैसे दे देंगे ताकि आपकी फैमिली को जगह मिल जाए। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ था जहाँ पर नगर पालिका के एक अधिकारी ने मुझसे रिश्वत मांगी थी। असल में मुझे उसके सिग्नेचर किसी एक डॉक्यूमेंट में लग रहे थे और ये काम बहुत अर्जेंट था और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ था और इस बात की खबर उस व्यक्ति को थी। तो उसने सिग्नेचर किए। पहले तो मुझे कई चीज़ों के लिए दौड़ाया, फ़ोटोकॉपी वगैरह के लिए। देन उसने सिग्नेचर किए और मुझसे 20 रुपये मांगे। तो मैंने कहा कि आप मुझे रिसिप्ट दे दीजिए और मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप 2 घंटे बैठिए, जिस मैडम के लॉकर में ये रिसीट बुक रखी है, बिल बुक रखी है, वो आएँगी, उनके पास चाबी है, खोल के वो दे देंगी, तो मैं आपको रिसीट दे दूँगा। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास समय नहीं था, तो इसलिए मुझे मजबूरी में उसे 20 रुपये देना पड़े। हालाँकि ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, पर स्टिल इट्स अ टाइप ऑफ करप्शन। तो यहाँ समझ में आता है दूसरा पॉइंट कि द बेनिफिट ऑफ अर्जेंसी। उन्हें मालूम होता है कि जो काम आप करवाना चाहते हैं वो उनके द्वारा ही होगा और कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको मार्केट में कोई चीज़ महंगी लगी तो आप वो छोड़ के आ गए, आगे बढ़ गए। दे नो कि अगर काम होगा तो उनके ज़रिए ही होगा, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको रिश्वत देना पड़ेगा। इसके बाद का कारण लोकतंत्र के त्यौहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन चाहे जो बजट तय कर दे, नेता और पार्टियां हमेशा चुनाव में लाखों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। मैंने कई चुनाव को बड़े नज़दीक से देखा है एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कि जिन गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग पर हम दया करते हैं, यही लोग अपने वोट दारू की बोतल और थोड़े पैसे के लिए बेच देते हैं। अब क्योंकि ये भी सोचते हैं कि जो नेता खड़ा हुआ है वो जीतने के बाद तो जैसे तैसे कमा ही लेगा, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी चुनाव में उनसे पैसा ले। चुनाव में लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, तो ये पैसा आता कहाँ से है? सीधी सीधी बात है, ये पैसा भ्रष्टाचार से आता है। क्योंकि उस नेता को मालूम है अगर पद में रहते हुए वो नहीं कमाएगा तो अगले चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए ही उसके पास पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए भ्रष्टाचार उसके लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा। जिस भ्रष्टाचार के बारे में लोग बात करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, असल में उन्हें समझना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? प्रैक्टिकल बात करूं और सच कहूं तो ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि एक तरह की चेन है जिसमें सब इन्वॉल्व हैं और जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल सा लगता है। इसीलिए करप्शन एक बहुत जनरल सा टर्म हो गया है और एक जनरल सी एक्टिविटी हो गई है जिसको हमने अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है।
इसके साथ समझने वाली बात ये भी है कि करप्शन किसी लीगल सिस्टमेटिक एक्शन के बजाय मॉरलिटी के आधार पर जल्दी ख़त्म हो सकता है। अगर सबके मॉरल वैल्यूज़ जाग जाएं तो कोई करप्शन करेगा ही नहीं। तो इन सब में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं जहाँ पर रिश्वत लेना देना चलती है और आप भी रिश्वत लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मना करने पर आप रिश्वत लेना बंद कर देंगे। पर अगर आप मेरी तरह साधारण से इंसान हैं तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सरकारी मामले से बचने की कोशिश करें और कोई गलत काम ना करें। अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में आप पैसे देते हैं तो उसकी पूरी जानकारी लें, पॉसिबल हो तो रिसिप्ट भी लें। कुछ गड़बड़ लगता है तो किसी सीनियर को रिपोर्ट करें या एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुँचें। कोशिश करें कि आप ये सब चीज़ ईमेल से करें, कॉल्स का ज़रिए ना लें या डायरेक्टली ना जाएँ। ईमेल्स का सहारा लेंगे तो ये ऑन रिकॉर्ड भी रहेगा और एक पुख्ता चीज़ आपके पास रहेगी कि आपने कंप्लेन की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द पीपल हु नीड दिस, जो करप्शन करते हैं या जो करप्शन के भागीदारी हैं। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर